जय हिंद। इस वीडियो में जानेंगे मूल अधिकार के बारे में। आखिर मूल अधिकार हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं और मूल अधिकारों से आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं और आपके एग्जाम संबंधित यहाँ से सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी यहाँ से फंसने की संभावना रहेगी। कंप्लीट वीडियो को बने रहें। और चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करके ही जाना। इस वीडियो में जैसे मूल अधिकार यानी मूल अधिकार क्या होते हैं, जो अधिकांश राज्यों में लोक व्यवस्था बनाने के लिए तथा राज्य के जो कठोर नियम हैं उनके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने के लिए इनको मूल अधिकारों को लागू किया गया था। यानी संविधान में जो मूल अधिकार हैं, राज्य के जो विरुद्ध जो कठोर कानून बनाए गए हैं उसके विरुद्ध क्या है, हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। मूल अधिकारों को भाग 3 में रखा गया है, यानी संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों को रखा गया है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक उल्लेख किया गया है। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। ये भी प्रश्न यहाँ से बहुत बार बना है कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। भाग 3 को क्या कहते हैं, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल अधिकारों को कहाँ से लिया गया है, संविधान के, जो कि मूल अधिकार को संविधान में कहाँ से लिया गया, अमेरिका के संविधान से मूल अधिकारों को लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान को मूल अधिकारों को लिया गया है। अमेरिका के संविधान से मूल अधिकारों को लिया गया है। जो कि मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी, मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी जब मूल संविधान बना था, 7 थी। लेकिन वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी रह गई है, 6 है। यानी कितनी संख्या है, वर्तमान में 6 संख्या है मूल अधिकारों की। जैसे जो मूल संविधान में जो मौलिक अधिकार थे कौन कौन से थे, जैसे समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक उल्लेख किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक उल्लेख किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक उल्लेख किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक उल्लेख किया गया है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक उल्लेख किया गया है। जबकि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में प्रावधान किया गया है। जबकि संपत्ति का अधिकार ये 7 मूल अधिकार थे जब लागू हुआ था, यानी जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, जब संविधान लागू हुआ था, इसमें कितने मूल अधिकार थे, 7 मूल अधिकार थे। ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, 7 थी। अब वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 हैं। इसमें से किस मूल अधिकार को हटा दिया गया है, यानी संपत्ति का जो अधिकार है अनुच्छेद 31 में था। यही पूछा जा सकता है, संपत्ति का अधिकार जो कि जब मूल संविधान लागू हुआ था अनुच्छेद किस में था, 31 में। ये ध्यान रखना है। ये जो मूल अधिकार है इसका जो प्रावधान था, संपत्ति का अधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार यानी क्या बना दिया गया है, विधिक अधिकार बना दिया गया है। यानी विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया है। किसमें, अनुच्छेद 300 के ए में इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ये पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि यह किस संविधान संशोधन के तहत कब हटाया गया था, तो यानी 44वें संविधान संशोधन के तहत, 44वें संविधान संशोधन के तहत 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में से हटाया गया था। ये भी पूछा जाता कब हटाया गया था, 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में से हटाया गया था। अब इसे क्या बना दिया गया है, एक विधिक अधिकार, जो कि 300 के ए में से कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया है। अब इनको एक एक से अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। जैसे अनुच्छेद 12 में क्या प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा, यानी राज्य की परिभाषा क्या है, राज्य की जो परिभाषा, इसमें बताया गया है कि जो राज्य मौलिक अधिकारों का हनन करता है, यानी जो राज्य के विरुद्ध कोई भी मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो इसमें प्रावधान किया गया है। जैसे अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत इसे उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। अगर अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में, यानी किसमें, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, यानी राज्य के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है,
अगर आपको सुप्रीम कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर कर सकते हैं, या उच्च न्यायालय में यानी हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत आप रिट दायर कर सकते हैं, यानी अपने मूल अधिकारों की क्या याचिका दायर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मूल अधिकारों की इसमें क्या व्यवस्था की गई है, अनुच्छेद 12 में राज्यों के विरुद्ध क्या है परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 13 में क्या प्रावधान किया गया, यानी मूल अधिकारों से असंगत, जैसे मूल अधिकार हैं हमारे उससे असंगत अल्पीकरण करने वाली विधियां, यानी अल्पीकरण जो कानून बनाए गए हैं, इसका प्रावधान किया गया है जब संविधान लागू हुआ था, यानी जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उससे पहले, यानी संविधान बनने से पहले जो राज्यों में जो कानून लागू थे उनके विरुद्ध, और जो मूल संविधान जो बनकर तैयार हुआ है इसके विरुद्ध, दोनों में क्या हो टकराव की स्थिति हो जाती है। तो इसमें क्या है, मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। किसे, मूल अधिकारों को क्या दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी, यानी मौलिक अधिकारों को क्या दिया जाएगा, प्राथमिकता दी जाएगी। यानी दोनों में क्या है, दोनों में टकराव की स्थिति हो जाए तो इसमें क्या किसको प्राथमिकता दी जाएगी, मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। अब देखते हैं समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 14 में किसका प्रावधान है, यानी विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता क्या है, यानी किसी भी व्यक्ति को विधि के रूप से समान माना जाएगा। यानी जैसे हम सिंपल भाषा में समझें, जैसे एक है अमीर व्यक्ति, एक है गरीब व्यक्ति, इसे सिंपल भाषा में समझते हैं। एक है अमीर व्यक्ति, एक है गरीब व्यक्ति। अगर ये दोनों कोई भी अपराध कर दें, यानी कोई भी अपराध कर दें, तो इनको समान अपराध के लिए समान दंडित किया जाएगा और समान ही इनको कारावास में रखा जाएगा। इनको लिए जो कानून है सभी के लिए समान कानून लागू किए जाएंगे, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। इसमें यह व्यवस्था की गई है, यानी विधि के समक्ष समानता, यानी कानूनी रूप से सभी व्यक्ति क्या हैं, समान हैं। इसलिए इनको अच्छे से समझने के लिए हमने बहुत अच्छे से इनको जाना, क्योंकि इसको समझने में बहुत कठिनाई होती है। यानी विधि के समक्ष समानता को इस प्रकार से हम आसानी से समझ सकते हैं। अनुच्छेद 15 में क्या प्रावधान किया गया, जैसे मूल वंश, जाति, लिंग, धर्म या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। यानी मूल वंश जाति के आधार पर क्या है, किसके आधार पर, यानी मूल वंश जाति या धर्म के आधार पर क्या किया गया है, विभेद का प्रतिषेध किया गया है। यानी किसी भी व्यक्ति को, जैसे सार्वजनिक जो स्थान होते हैं, किसी भी व्यक्ति को जो सरकारी स्थान है, जैसे सार्वजनिक रोड है, सार्वजनिक स्थान जो सरकारी स्थान जो आपके सरकारी स्कूल होते हैं, सरकारी न्यायालय होते हैं, सरकारी सड़कें होती हैं, यानी इत्यादि जो स्थान है सरकारी, उनके स्थान पर किसी को, यानी इनके आधार पर किसी व्यक्ति को ना तो किसी से वंचित किया जाएगा, यानी किसी को उन स्थानों पर रोका नहीं जाएगा। जैसे सार्वजनिक मंदिर हैं वहाँ पर रोका जाता था, उसके आधार पर इनको क्या है, मूल वंश जाति, इनके आधार पर क्या है, इसको रोका नहीं जाएगा। इनमें यह प्रावधान किया गया, बहुत बार पूछा गया है। अनुच्छेद 15 में किसका प्रावधान किया है, मूल वंश जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति को कहीं पर जाने से रोका नहीं जाएगा। सार्वजनिक जो स्थान है, सार्वजनिक तालाबों से पिछले जमानों में पिछले जो जमाने में जाते हैं, तो पहले तालाबों से पानी नहीं पीने दिया जाता था। इस प्रकार से लोगों को इस सरकारी जो सार्वजनिक स्थल हैं, जो उपयोग करने के स्थल हैं, उनको क्या है, किसी को भी वहाँ से रोका नहीं जा सकता अनुच्छेद 15 के तहत। अनुच्छेद 16 क्या है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 16 में क्या है, लोक नियोजन के विषय में क्या है, अवसर की समानता। अवसर की समानता क्या है, इसमें किसका प्रावधान किया गया है, यानी जो व्यक्ति सरकारी जो स्थान होते हैं, यानी किसी व्यक्ति को सरकारी स्थानों में जैसे रोजगार वगैरह होते हैं, तो रोजगार में किसी व्यक्ति को क्या वंचित नहीं किया जाएगा। जैसे किसी सरकारी जो रोजगार होते हैं उनमें भी वंचित नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को नौकरी से वंचित, नौकरी के आधार पर कोई भी राज्य इनको वंचित नहीं कर सकता। कोई भी राज्य किसी को कार्य के आधार पर क्या है, वंचित नहीं कर सकता है। और इसमें अनुच्छेद 16 के 4 में ये भी ध्यान रखना है, अनुच्छेद 16 के 4 में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यानी आरक्षण क्या है, किसी भी नौकरी में दिए जाने जो आरक्षण होते हैं उनका प्रावधान किस में किया है, बहुत बार पूछा गया। अनुच्छेद 16 में यह प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 17 क्या है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता क्या होती है, अस्पृश्यता कहते हैं छुआछूत। अस्पृश्यता का अंत किया गया है अनुच्छेद 17 में। अस्पृश्यता को बोलते हैं छुआछूत का अंत किसमें किया गया, अनुच्छेद 17 में
बताया गया है। यानी कानूनी रूप से क्या है, एक कानूनी अधिकार है कि किसी व्यक्ति को छुआछूत के विरुद्ध क्या है, यह अपराध माना जाएगा, कोई व्यक्ति छुआछूत मानता है। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत बताता है। अनुच्छेद 18 में किसका प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। अब उपाधि क्या होती हैं? यानी किसी व्यक्ति को जो उपाधि दी जाती है, उसके नाम से उपाधि दी जाती है, उनका अंत किस में किया गया? अनुच्छेद 18 में प्रावधान किया गया है। यानी इसी अनुच्छेद में ये बहुत बार पूछा गया है। यानी भारत रत्न और पद्म पुरस्कार किस अनुच्छेद के तहत दिए जाते हैं? अनुच्छेद 18 के तहत ये प्रावधान किए गए थे। ये प्रावधान क्यों किए गए थे? जो कि हाई कोर्ट ने जब याचिका दायर की थी तो उस समय हाई कोर्ट ने कहा था यह उपाधि नहीं है, जो ये पुरस्कार दिए जाते हैं किसी व्यक्ति का नाम इस पर नहीं उकेरा जाता, यानी यह किसी व्यक्ति विशेष के लिए ये नाम से जोड़े नहीं जाते, इसलिए इनको उपाधियों से क्या अलग रखा गया था। इसलिए इनको अनुच्छेद 18 के प्रावधान किए गए हैं भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों का। ये बहुत बार पूछा गया है कि अनुच्छेद किसके तहत भारत रत्न और पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं? अनुच्छेद 18 के तहत। इनकी शुरुआत कब की गई थी? ये भी ध्यान रखना, 1954 में इनकी शुरुआत की गई थी। ये बहुत बार प्रश्न पूछा भी गया है। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में। और पद्म पुरस्कारों की शुरुआत भी 1954 में हुई थी। इसके तहत इनको क्या है, उपाधि नहीं माना गया है। ये व्यक्ति की व्यक्ति जो प्रतिभाशाली होते हैं उनके सम्मान के प्रति एक सम्मान माना गया है, तो इसलिए इनको क्या है, उपाधि नहीं माना गया, क्योंकि यहाँ पर जब ये पुरस्कार दिए जाते हैं किसी व्यक्ति विशेष के नाम से जोड़कर नहीं दिए जाते हैं, तो इस प्रकार से इनको क्या है, एक सम्मान के तौर पर दिए जाते हैं। अब देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक उल्लेख किया गया है। स्वतंत्रता जो हमें कितने प्रकार की दी गई है? 6 प्रकार की। किस में दी गई है? अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 में यह भी पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया? अनुच्छेद 19 में। किस किस प्रकार की स्वतंत्रताएं, तो आप इनको अच्छे से याद करके रखना है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत बार प्रश्न भी पूछा गया है। और एक और बात ध्यान रखने की बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब आपातकाल की स्थिति के दौरान आपातकाल की स्थिति के दौरान ये सभी 6 प्रकार की स्वतंत्रता निलंबित हो जाती हैं। यानी जब आपातकाल लगता है तो ये पूछा जाता है, बहुत बार अनुच्छेद पूछा गया है कि आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद को निलंबित कर दिया जाता है? अनुच्छेद 19 को। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं, इन सभी को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया जाता है। कौन सी है? वाक्य या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक्य या अभिव्यक्ति स्वतंत्रता क्या है? यानी कोई व्यक्ति कहीं पर जाकर स्वतंत्र है कि व्यक्ति अभिभाषण यानी भाषण दे सकता है। किसी भी प्रकार का समाचार पत्र या कोई भी व्यक्ति कहीं पर लिखने की स्वतंत्रता इसमें दी गई है। इसी में प्रेस की स्वतंत्रता बहुत बार पूछा गया है। इसी में ही प्रेस की स्वतंत्रता, किसकी? प्रेस की स्वतंत्रता। यानी प्रेस किसे कहते हैं? यानी प्रेस जो हमारे समाचार पत्र जो न्यूज़पेपर होते हैं, इसी में प्रावधान किया गया, यानी इसलिए कहते हैं प्रेस की स्वतंत्रता। यानी व्यक्ति को प्रेस की स्वतंत्रता किस में दी गई है? अनुच्छेद 19 के फर्स्ट जो अभिव्यक्ति और बाकी स्वतंत्रता जो है, भाषण की स्वतंत्रता है। इसमें कोई व्यक्ति समाचार पत्र छापने की स्वतंत्रता, इसलिए प्रेस बोला जाता है। तो समाचार पत्र हैं, यानी कोई भी जो व्यक्ति है, राज्य की सुरक्षा का अधिकार भी इसी में दिया गया है। मानहानि की स्वतंत्रता भी किसमें है? वाक्य या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में मानहानि की स्वतंत्रता, इस प्रकार की स्वतंत्रता किसमें दी गई है? राज्य जो हमारी जो मीडिया होती है, किसी भी सरकार का एकाधिकार मीडिया पर नहीं होता है। ये भी आपको पूछा जा सकता है, किस में प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 19 में। यानी जो मीडिया होती है, इसी तो कहते हैं प्रेस, यानी मीडिया जो होती है, किस में प्रावधान किया है? अनुच्छेद 19 में प्रावधान किया गया है कि मीडिया का सरकार पर एकाधिकार कभी नहीं हो सकता। यह प्रावधान हमारे संविधान में
दिया गया है, यानी संविधान में प्रावधान किया गया है कि मीडिया किसी सरकार का हिस्सा नहीं हो सकती, यानी सरकार का एकाधिकार कभी नहीं हो सकता। इसलिए हम क्या है, मीडिया स्वतंत्र रहती है। तो इसलिए किसका प्रावधान, प्रेस की स्वतंत्रता किस में दी गई है? अनुच्छेद 19 में। ये पूछी जा सकती हैं। अब देख सकते हैं शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। शांतिपूर्ण सम्मेलन का मतलब क्या है? जैसे सरकारी जो समितियाँ होती हैं वहाँ सम्मेलन होते हैं, तो इस प्रकार से समितियाँ बनाकर यानी शांतिपूर्ण अपना सम्मेलन कर सकते हैं किसी भी प्रकार के। जैसे कोई भी धर्म में सम्मेलन होते हैं, सब जगह सम्मेलन होते हैं, तो इस प्रकार से हम शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं, यानी बिना हथियार सहित। यानी सरकार का जो सरकारी जो समितियाँ होती हैं, सम्मेलन होते हैं, वहाँ पर कोई भी बिना हथियार के क्या है, हम शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। संघ बनाने की स्वतंत्रता। संज्ञा समूह। संज्ञा समूह क्या होता है? जैसे कहीं पर जैसे कंपनी होती है, कंपनियों में मजदूर होते हैं, मजदूरों का क्या होता है, संघ होता है। या कहीं गांव में भी एक पूरा क्या संघ होता है, यानी मजदूरों का संघ, किसी भी संस्थाओं का संघ, किसी भी समितियों का संघ, सरकारी समिति होती है तो वहाँ पर संघ बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से संघ बनाने की स्वतंत्रता किसमें? अनुच्छेद 19 में प्रावधान किया गया है। ये पूछी जा सकती है, तो संविधान में सभी ध्यान रखना। अनुच्छेद 19 को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आने की पूरी संभावना रहेगी, क्योंकि यह वीडियो हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछने की पूरी संभावना रहती है। वीडियो पर भी नए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ही जाना, अपने दोस्तों को भी साथ भी शेयर करना। जैसे भारत के किसी भी क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता, यानी हर व्यक्ति किसी भी राज्य में कहीं पर किसी भी देश के हिस्से में घूम सकता है, यानी उसे घूमने की स्वतंत्रता पूर्णतः आज़ादी है कि देश में कहीं पर भी व्यक्ति घूम सकता है। भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास या बसने की स्वतंत्रता, यानी कोई व्यक्ति कहीं किसी भी राज्य में जाकर रह सकता है, भारत के किसी भी हिस्से में जाकर कहीं पर भी क्या है, बस सकता है। वहाँ पर क्या अपना जमीन भी खरीद सकता है, वहाँ पर घर बना सकता है और वहाँ पर रह सकता है। तो इस प्रकार की स्वतंत्रता किसमें है? अनुच्छेद 19 में। भारत के किसी भी क्षेत्र में व्यापार या करने की स्वतंत्रता, यानी व्यापार क्या होता है? जो व्यापार एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में क्या करना, व्यापार करने जाना। जैसे किसी भी कृषि का व्यापार, मंडी जो जाते हैं उसका व्यापार, बड़े बड़े व्यापारी होते हैं उसका व्यापार करना, यानी इस प्रकार से सोने का व्यापार, इस प्रकार से सभी उद्योगों का व्यापार, इस प्रकार से हम सभी का व्यापार किसमें? अनुच्छेद 19 के तहत यह अधिकार दिए गए हैं। यानी हमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई? 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। बहुत बार आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा भी गया है। अब देखते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या है? अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किया गया है। यानी अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण में क्या प्रावधान किया गया है? संरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसमें जो व्यक्ति होता है, जैसे किसी व्यक्ति ने अपराध कर दिया, जब किसी व्यक्ति अपराध कर देगा तो व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए केवल एक ही बार दंडित किया जाएगा। इसमें यह प्रावधान किया गया है, यानी कोई भी व्यक्ति एक अपराध के लिए केवल एक ही बार दंडित किया जा सकता है। जैसे व्यक्ति है कोई भी खून कर दे तो उसे 302 के तहत क्या है, इसे प्रावधान किया गया है कि 302 के तहत से यह दंडित किया जाएगा। इस प्रकार से एक ही अपराध के लिए कि फिर एक ही बार दंडित किया जाएगा, ना कि उसे ज़्यादा बार दंडित किया जाएगा। जो कि इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि इसमें कोई भी व्यक्ति, जैसे कोई भी व्यक्ति खुद क्या कर सकता है, अपराध कर देता है, तो व्यक्ति खुद स्वयं गवाही नहीं दे सकता, नहीं स्वयं गवाह नहीं बन सकता। किसमें प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 20 में ही प्रावधान किया गया। इसलिए तो कहते हैं इसे अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं देह स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। प्राण देह स्वतंत्रता क्या है? यानी जियो और जीने का अधिकार, यानी जियो और जीने का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 21 में। जियो और जीने का अधिकार क्या है? जैसे ये भी ध्यान रखना आपको, अनुच्छेद 21 के ए में 6 से जो 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। निःशुल्क शिक्षा के प्रावधान को 2002 में, यानी 86वें संविधान संशोधन के तहत 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में जोड़ा गया था। 2002 में किसे जोड़ा गया था? 6 से 14 साल तक के बच्चों को इसमें जोड़ा गया था। इसे 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को
निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, जो कि प्राथमिक स्तर पर जो प्राथमिक स्तर होते हैं, जो कि प्राथमिक स्कूल होते हैं, उनमें निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। यानी जिसे कब जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन तहत 2002 में किस अनुच्छेद 21 के ए में इसका प्रावधान किया गया है। बहुत बार यहाँ से एग्जाम में पूछा गया है। प्राणदायिक स्वतंत्रता है, यानी हमें स्वतंत्रता, यानी हमें हर प्रकार से स्वतंत्रता दी गई है कि हम हर चीज़ के लिए स्वतंत्र हैं। तो स्वतंत्रता क्या होती है? जैसे जीवन रक्षा का अधिकार, यानी हर व्यक्ति को अपनी जीवन रक्षा का अधिकार है। तो इस प्रकार की स्वतंत्रता किसमें दी गई है? अनुच्छेद 21 में। यानी सूचना का अधिकार, जो सूचनाएं दी जाती हैं उसका अधिकार किसमें किया गया है? 21 में। यानी निःशुल्क कानूनी अधिकार, यानी जो कानूनी अधिकार होते हैं, जो कानून जैसे गांव में क्या होता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होते हैं, बिल्कुल निःशुल्क आपको क्या है, आपकी कार्रवाई की जाएगी, उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। इस प्रकार से अधिकार क्या है? निःशुल्क कानूनी अधिकार दिए गए हैं। यानी कानून कोई आपसे पैसा कोई चार्ज नहीं करेगा। इस प्रकार से अधिकार किसमें दिया? अनुच्छेद 21 में। निजता का अधिकार, विदेश यात्रा करने का अधिकार। आप विदेश यात्रा करने का भी आपको पूर्णतः अधिकार है। सरकार क्या है, आपको संविधान क्या है, आपको पूर्णतः अधिकार, विदेश यात्रा करने का सरकार पूर्णतः संविधान हमें क्या है, अधिकार देता है। महिलाओं के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करने का अधिकार। जो महिलाएं होती हैं, अगर कोई व्यक्ति महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करता है तो उसे क्या है, कैदी, उसे अपराध माना जाएगा। तो इस प्रकार से उसे सजा भी सुनाई जा सकती है। इस प्रकार से महिलाओं के साथ सम्मान पूर्वक करने का भी अधिकार इसमें प्रावधान किया गया है। सरकारी अस्पताल में समय पर व आपातकालीन के समय इलाज न मिलने पर अधिकार दिया गया। यानी सरकारी जो अस्पताल होते हैं, समय पर, यानी उचित समय पर इलाज ना मिलने का अधिकार, या इमरजेंसी बोलते हैं, यानी इमरजेंसी यानी आपातकाल में अगर कोई आपकी अस्पताल में कोई भी आपकी देखभाल नहीं करता है तो उसका भी अधिकार आपको दिया गया है। क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा गया, यह बहुत बार पूछा गया है कि विदेश यात्रा करने का अधिकार किस अनुच्छेद में किया गया? 21 में। और आपको और बता सकता, जैसे आप जीवन साथी चुनने का अधिकार भी इसी में दिया गया है। जीवन साथी, और आप जहाँ पर पढ़ रहे हैं तो आपके यहाँ पर कोई भी वातावरण के विरुद्ध क्या करता है, शोरगुल करता है, यानी ध्वनि प्रदूषण करता है, यानी वातावरण को क्या खतरा पहुँचाता है और आपको हानि होती है पढ़ने में, तो आप इसके अनुच्छेद 21 के तहत भी क्या है, आप FIR करा सकते हैं। तो आप उसके विरुद्ध क्या है, आपको अधिकार है। इस प्रकार से आपको और कारावास होती हैं, कारावास में अकेला न रखने के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। हथकड़ी के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। इस प्रकार से इसमें बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं जो आपके एग्जाम सामने बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपके लिए मैंने बताए गए हैं। आगे भी हम जब तक, और आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक मैं आप इनको, तो जब तक मैं और भी आगे चेंज करता हूँ। चलो देखते हैं। जैसे अनुच्छेद 22 क्या प्रावधान करता है? जैसे कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण का प्रावधान करता है। जैसे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय जो पुलिस होगी, पुलिस को उसकी गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा। यानी जो पुलिस होगी, पुलिस को गिरफ्तारी का क्या करना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा कि हम किस कारण से इसको गिरफ्तार कर रहे हैं, उसका कारण बताना पड़ेगा कि इस प्रकार से आपको इस कारण से, इस अपराध के द्वारा इसको आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। जब आपको गिरफ्तार किया जाएगा तो जो व्यक्ति गिरफ्तारी होगा, जो कि मुजरिम होगा, तो उससे क्या होगा, उससे अपना वकील, अपनी इच्छा के अनुसार वकील चुनने का भी अधिकार दिया गया है अनुच्छेद इसी के तहत क्या है, जो अपराधी होगा उससे क्या है, अपराधी को उसका इच्छा के अनुसार वकील चुनने का भी अधिकार इसी के तहत दिया गया है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर, यानी जब व्यक्ति हिरासत में हो जाता था, उसकी हिरासत के 24 घंटे के अंदर जो कि निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं उनके प्रस्तुत, यानी उनके समक्ष क्या करना पड़ेगा, प्रस्तुत करना पड़ेगा। यानी जैसे कोई व्यक्ति, जैसे छोटे छोटे थाने होते हैं, वहाँ पर किसी अपराध के तहत किसी को गिरफ्तार करते हैं मुजरिम को, तो वहाँ पर 24 घंटे तक ही उसको थाने में रखा जा सकता है। 24 घंटे से ज़्यादा हो गए तो आप थाने के विरुद्ध, जो कि थाना जो इंचार्ज होता है, तो उसके विरुद्ध क्या कर सकते हो, आप FIR यानी रेट दायर कर सकते हो कोर्ट में भी जाकर, जहाँ पर आपको सुविधा लगे। इसके विरुद्ध जैसे
अगर आपको न्यायिक समीक्षा के मजिस्ट्रेट के साथ प्रस्तुत कर दे 24 घंटे के अंदर, तो आपको जहाँ ले जाया जाएगा तो उसमें जो बीच का समय होता है, जो रास्ते का समय होता है, ले जाने का समय होता है, इससे उसमें क्या है नहीं इसको जोड़ा जाता है। यानी जो समय आपको ले जाने में जो मजिस्ट्रेट के पास जो समय लगता है उसको यहाँ पर क्या है जोड़ा नहीं जाता है, यानी वो समय इसमें नहीं लिया जाता है। इस प्रकार से इसमें यह प्रावधान किए गए हैं। अब देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक उल्लेख किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या होते हैं, जैसे अनुच्छेद 23 है। अनुच्छेद 23 में क्या बताया गया कि मानव दुर्व्यवहार यानी मानव दुर्व्यापार बलात्श्रम का प्रतिषेध किया गया है। इससे मतलब क्या है, जैसे बलात्श्रम, जैसे बलात्श्रम से हम क्या समझते हैं, बलात्श्रम जैसे किसी व्यक्ति के इच्छा के विरुद्ध, जैसे कोई व्यक्ति इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाता है, जैसे इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना कोई भी व्यक्ति किसी की इच्छा के विरुद्ध क्या है कार्य नहीं कर सकता है, इसलिए बलात्श्रम कहा गया है। बेगारी क्या है, बेगारी जैसे कोई भी व्यक्ति कार्य करवा लेता है तो उसका पैसा ना देना, यानी काम के बदले पैसा ना देना, काम के बदले पैसा ना देना, इसे कहते हैं बेगारी, यानी बेगारी करवा ली। तो इसके विरुद्ध क्या है, अनुच्छेद 23 के तहत क्या है आप उसके विरुद्ध क्या है अपील दर्ज करा सकते हैं। इसका प्रावधान किसमें किया, अनुच्छेद 23 में प्रावधान किया गया है कि बेगारी नहीं करवा सकते, यानी बेगारी के विरुद्ध, यानी मानव दुर्व्यापार करना, यानी मानव का व्यापार करना, मानव व्यापार क्या है, यानी किसी भी व्यक्ति या बच्चे या महिला का व्यापार नहीं कर सकते, यानी किसी बच्चे या महिला या पुरुष किसी व्यक्ति का भी किसका क्या है मानव व्यापार नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या प्रावधान किया, अनुच्छेद 23 में प्रावधान किया गया है। इसे ध्यान रखना कि बहुत बार पूछा गया है कि मानव के दुर्व्यापार बलात्कार से कौन सा अनुच्छेद 23 का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद ये भी पूछा था, अनुच्छेद 23 में किसका प्रावधान किया गया है, मानव दुर्व्यापार करना, मानव का बलात्श्रम करना, इस प्रकार से क्या है मानव की इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना अनुच्छेद 23 में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 24 में क्या है, कारखानों में बालकों के नियोजन के प्रतिषेध किया गया है, यानी कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध का मतलब क्या है, जैसे 14 साल से कम उम्र के बच्चों को 14 साल से कम उम्र, जो 14 साल के कम बच्चों के उम्र पर कार्य करवाना कानूनी अपराध है, यानी कारखानों में 14 साल तक के बच्चों पर कार्य करवाना कानूनी अपराध है। यानी आप कारखानों के अलावा भी कहीं पर 14 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उन पर कार्य करवाना, जबरन कार्य करवाना क्या है, कानूनी अपराध है। लेकिन जो घर के कार्य रोजमर्रा के कार्य होते हैं उनमें आप कार्य कर सकते हैं, ये नॉर्मल सी बात है। लेकिन कहीं पर व्यापार करवाना 14 साल का जो बच्चा है उससे कम है, यानी 14 साल हो या उससे कम उम्र का बच्चा हो, कहीं पर व्यापार करवाना या क्या है कानूनी अपराध माना जाएगा, तो आपको अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा अनुच्छेद 24 के तहत। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखना। मुझे लगता है आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें, चैनल पर भी नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट जो इसका पार्ट रह गया है उस नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से जानेंगे। मुझे लगता है जहाँ आप तक जो वीडियो देखी होगी आपने बहुत ही अच्छी लगी होगी। जहाँ तक आप यहाँ तक जो पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है हर एग्जाम में अपने आसानी से सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। और अपने नोट्स अच्छे से बनाएं और लिखें, फिर ऑब्जेक्टिव टाइप बनाएं, तो आप आसानी से और अच्छे से आपकी स्टडी हो जाएगी।